अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद जेके। आज हम पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क डन। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 4, और टॉपिक का नाम था वर्क डन। ठीक, अब कल हमने वर्क पढ़ा था और पॉजिटिव वर्क पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या है? देखिए, नेगेटिव वर्क जो है ना, वो तब होता है, फोर्स बॉडी के ऊपर नेगेटिव वर्क तब करेगी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जो है ना वो ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन आर इक्वल्स टू 180। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच इतना एंगल हो 90 से ज़्यादा, 180 के बराबर या 180 से कम। क्यों? क्योंकि जब एंगल 91, 92, 93, इवन 180 तक आप जाए, 91 से 180 तक आप जाए, तो आपको काश थीटा क्या देगा? नेगेटिव। और वर्क में क्या है? वर्क बराबर है एफ एस इंटू कास थीटा। तो 0 से 180 तक कास थीटा हमें, सॉरी 90 से ऊपर 180 तक कास थीटा हमें नेगेटिव देता है, इसलिए वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अब दूसरे सेंस में देखें, लेट सपोज हम कहते हैं ना कि एक बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स जो है ना वो बॉडी जा रही है इस तरफ, उसकी वेलोसिटी या ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है टुवर्ड ईस्ट, और इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है कार के टायर्स और रोड के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स है या एयर रेजिस्टेंस जो इसके ऊपर है कार के ऊपर, तो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन ये है, वेस्टवर्ड है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड वेस्ट, और कार जा रही है टुवर्ड ईस्ट। तो इस टाइम आप फोर्स को देखें, वो टुवर्ड वेस्ट है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड ईस्ट है। तो वेस्ट और ईस्ट में एंगल होती है 180। ईस्ट और वेस्ट में कितनी एंगल होती है? 180। तो ये एंगल हो गई 180, और इधर जो आपको मिलेगा तो cos 180 गिव अस माइनस वर्क 1, और वर्क हो जाएगा एफ एस इंटू काज 180 डिग्री। इस केस में ये फ्रिक्शनल फोर्स इस कार के ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कार ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स वेस्ट की तरफ है। इस टाइम ये फ्रिक्शनल फोर्स कार के ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं? तो ये नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। कौन सा वर्क? नेगेटिव। cos 180 किसके बराबर है? -1। तो वर्क हुआ माइनस एफ एस, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क when the force and displacement are anti-parallel, when the angle between them is 180 डिग्री। तब जो है ना बॉडी के ऊपर नेगेटिव वर्क होगा, ये फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा। ठीक, जब एंगल 90 से ज्यादा हो और 180 के बराबर या 180 से कम हो, तब वर्क क्या होगा? तब वर्क होगा नेगेटिव। अब दूसरा नेगेटिव वर्क तब होगा ना, सुन ले, कि जब बॉडी फोर्स बॉडी की स्पीड को डिक्रीज करे, फोर्स बॉडी की स्पीड में डिक्रीज लाए, तब ऐसे फोर्स का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। When force decreases the speed of the body, the work done by the force on the body must be negative. And when force decreases the kinetic energy of the body, अगर फोर्स बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करे, फिर भी ऐसे फोर्स का वर्क क्या होगा? नेगेटिव। और अगर फोर्स बॉडी के मोमेंटम को डिक्रीज करे, इन तीनों केसेस में वर्क डन क्या होगा? मोमेंटम डिक्रीज होगा। तो ऐसा फोर्स बॉडी के ऊपर नेगेटिव वर्क करेगा। When force decreases the momentum of the body, kinetic energy of the body and speed of the body, such force do negative work। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, देखें, the gravitational force do negative work on the प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल हाइट भी कवर करता है, रेंज भी कवर करता है। So the gravitational force do negative work on the projectile when the projectile जो है ना वो हम कहते हैं ascending, जो प्रोजेक्टाइल ascending ऊपर जा रहा हो, मूव अप, या हम कहते हैं when the projectile descending, अगर प्रोजेक्टाइल नीचे की तरफ आ रहा हो तब ग्रेविटेशनल फोर्स उस प्रोजेक्टाइल के ऊपर नेगेटिव वर्क करेगा। एट हाईएस्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पे हो तब ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा, और नन ऑफ दीज। अब देखिए, अब ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी के ऊपर नेगेटिव वर्क कब करेगा? देखिए, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और बॉडी जा रही है, सपोज आप बॉडी को असेंड कर रहे हैं, बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ है,
डिस्प्लेसमेंट तो अप की तरफ है और फोर्स चूंकि डाउनवर्ड है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितना एंगल हो गई 180। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर, इस स्टोन के ऊपर जो ऊपर जा रहा है, उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर नेगेटिव वर्क करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन डाउन है और आप प्रोजेक्टाइल को ऊपर थ्रो करते हैं, या प्रोजेक्टाइल असेंडिंग करता हो, असेंडिंग प्रोजेक्टाइल ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर जा रहा हो, असेंडिंग करता हो, उस टाइम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस प्रोजेक्टाइल मस्ट बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल जा रहे ऊपर और ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे, इन दोनों में एंगल 180 है, cos 180 - 1 के बराबर है, वर्क डन नेगेटिव। और दूसरी बात सुन ले, जब भी प्रोजेक्टाइल ऊपर जाते हैं उसकी स्पीड में कमी आती है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव वर्क कर रही है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी की स्पीड को कम करती है जब बॉडी ऊपर जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स कब नेगेटिव वर्क करेगी? जब बॉडी ऊपर जाती है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नेगेटिव होगा। और तब ये भी होगा कि बॉडी की स्पीड में भी कमी आती है, काइनेटिक एनर्जी में भी कमी आती है और बॉडी की मोमेंटम में भी कमी आती है। तो जब ये तीनों डिक्रीज हो रहे हो तो ऐसा फोर्स हमेशा नेगेटिव वर्क करता है। तो आप देख ले, अब ग्रेविटेशनल फील्ड नेगेटिव वर्क भी करता है, और कल हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है। जब बॉडी नीचे की तरफ फॉलिंग करता हो ना, उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है, क्योंकि बॉडी भी नीचे आती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन तो एक ही है, नीचे। तो जब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और आप बॉडी को ऊपर थ्रो करें, उस टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव वर्क करेगा, क्योंकि उसका फोर्स की डायरेक्शन तो नीचे है, बॉडी जा रही है ऊपर, ऊपर बॉडी जा रही है, स्पीड में कमी आ रही है हर सेकंड बाद, काइनेटिक एनर्जी में कमी आ रही है और मोमेंटम में कमी आ रही है। इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव व्हेन द प्रोजेक्टाइल असेंडिंग, व्हेन द प्रोजेक्टाइल मूव अप। समझ आ गई इसकी? ये जो है ना एक नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट है। अब नेगेटिव वर्क जो है ना, वो दूसरा कौन सा फोर्स है जो नेगेटिव वर्क करे? वो है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क को पढ़ते भी। देखिए, आप लोग नेगेटिव वर्क के लिए कौन से फोर्सेज है कि वो हमेशा नेगेटिव वर्क करते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कार ईस्ट की तरफ जा रहे है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स वेस्ट की तरफ होगा, लेकिन जब कार वेस्ट की तरफ जाएगा उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ईस्ट की तरफ होगा। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क। एक तो ये। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो नेगेटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव वर्क करता है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव वर्क करता है, डू नेगेटिव वर्क ऑन नेगेटिव चार्ज। क्यों? देखिए, लेट सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को छोड़ें, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव चार्ज की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएगा। इलेक्ट्रॉन इस तरह मोशन करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड वो इस तरफ है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी इस तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ईस्ट की तरफ है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है टुवर्ड वेस्ट, टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है इलेक्ट्रॉन की मोशन। एंगल कितनी हो गई? 180 और cos 180 - 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वर्क करता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ये बात याद रखो, वो नेगेटिव चार्ज को स्लो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड डू पॉजिटिव वर्क ऑन पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी है, और चार्ज भी इस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ फोर्स है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन, ये चार्ज की मोशन की डायरेक्शन, इन दोनों में एंगल क्या है? 0 डिग्री, क्योंकि ये फोर्स और चार्ज की मोशन डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल है। और पैरेलल में कितनी एंगल होती है? 0। तो इन दोनों में एंगल 0 है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए ये चार्ज तेज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को स्पीड अप करता है। पॉजिटिव चार्ज की स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ती है तो पॉजिटिव वर्क। कल हमने पढ़ा था कि स्पीड बढ़े तो पॉजिटिव वर्क, और जब स्पीड में कमी आ जाए तो ऐसा फोर्स नेगेटिव वर्क करता है। तो इधर जो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो ये पॉजिटिव वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर करता है, और जब नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में स्लो डाउन होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव वर्क करता है। ये याद रखिए। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दे ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क। इसमें ऑलवेज है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क, बट इलेक्ट्रिक फोर्स डू नेगेटिव वर्क ऑन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव वर्क ऑन पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई इसकी?
ये नेगेटिव वर्क है। तीसरा जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स, दे ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क, क्योंकि ड्रैग फोर्स भी जो है ना वो हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। तो ड्रैग फोर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क, रेजिस्टिव फोर्सेस ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क। तो ये जो है ना, और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क ऑन नेगेटिव चार्ज and positive work on positive charge. Similarly, gravitational force do negative work when the body ascending, when the body move up in the gravitational field, and gravitational field do positive work. कल हमने पढ़ा था उस लेक्चर में कि gravitational force do positive work when the body move down, fall down. जब बॉडी नीचे आती है तो gravitational force positive work करता है उस टाइम बॉडी के ऊपर, और जब बॉडी को आप ऊपर थ्रो करते हैं तो फिर gravitational field और gravitational force दोनों नेगेटिव वर्क करते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क करता है, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वर्क करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड पॉजिटिव वर्क भी कर सकता है, नेगेटिव भी। लेकिन ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और ऑल रेजिस्टिव फोर्सेस ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क, क्योंकि ये हमेशा मोशन के अपोजिट होते हैं। अब देखें, अब हम कहते हैं ना कि एट विच एंगल वर्क विल बी नेगेटिव, एट विच एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एफ और एस पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कौन सी एंगल पे नेगेटिव वर्क होगी, एट विच एंगल बिटवीन एफ एंड एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच किस एंगल पे वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। हम कहते जो है ना 120 डिग्री पे, या हम कहते 98 डिग्री पे, या हम कहते 180 डिग्री पे, और ऑल ऑफ दीज किस एंगल पे वर्क डन नेगेटिव होगा, तो इन सारे एंगल्स पे वर्क डन नेगेटिव होगा, ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वर्क तब होगा जब एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 180, लेस देन आर इक्वल्स टू 180, फिर वर्क क्या होगा, नेगेटिव। ये 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा और 180 के बराबर, तो इन सारे एंगल्स पे कौन सा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा। ये जो है ना नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट था। अब जो है ना हम पढ़ेंगे जीरो वर्क। कल हमने वर्क पढ़ा था, वर्क के ऊपर एमसीक्यूज किए थे, और फिर कल हमने पॉजिटिव वर्क पढ़ा था। आज हमने पढ़ा नेगेटिव वर्क, और साथ ही साथ अब हम पढ़ेंगे जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या है, देखिए जीरो वर्क जो है ना कि जब वर्क डन बॉडी के ऊपर या कोई फोर्स जीरो वर्क कब करता है, देखिए जीरो वर्क कब होगा, सुन ले। जीरो वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो है ना एंगल 90 के बराबर हो। क्या हो, 90। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब ऐसा फोर्स बॉडी के ऊपर कितना वर्क करता है, जीरो वर्क। एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 हो, वर्क डन क्या होगा, जीरो। ये जीरो वर्क के लिए पढ़ते हैं। दूसरी बात, जीरो वर्क तब होगा ना जब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तब वर्क डन जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल देखे, मैं इस वॉल के ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स तो है, लेकिन ये वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। फोर्स तो है और वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो वर्क डन क्या, जीरो। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स क्या हो, वो जीरो हो। अब बॉडी के ऊपर फोर्स जीरो कर ले, नेट फोर्स, वो भी वर्क डन जीरो होगा, ठीक उस केस में। और फोर्थ में हम पढ़ते हैं कि बॉडी की जो है ना काइनेटिक एनर्जी क्या हो, वो कांस्टेंट हो। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वर्क क्या होगा, जीरो। या बॉडी की जो है ना मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वर्क जीरो। और बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो तो हमेशा वर्क क्या होगा, जीरो। ऐसा फोर्स जो इन तीनों को कांस्टेंट रखे, ऐसे फोर्स का वर्क क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। समझ आ गई इसकी? तो जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो जीरो वर्क, मोमेंटम कांस्टेंट हो तो जीरो वर्क, एक फोर्स बॉडी की स्पीड को कांस्टेंट रखे तो जीरो वर्क, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल क्या हो, 90 हो, फिर वर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो है ना ये जीरो वर्क के पहचान है। समझ आ गई इसकी? तो ये जो है ना ये तीनों कांस्टेंट हो तब वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, वर्क डन जीरो होता है। एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 हो तो वर्क क्या होगा, जीरो। अब सुन ले, अब हम कहते हैं ना विच फोर्स कैन डू जीरो वर्क, या विच फोर्स डू जीरो वर्क ऑलवेज। इसमें हम
ऑलवेज लाते हैं ना, विच फोर्स डू जीरो वर्क ऑलवेज, हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। तीसरा हम कहते हैं टेंशन फोर्स इन द सिंपल पेंडुलम, इन द सिंपल पेंडुलम। और डी में हम कहते हैं ऑल ऑफ दीज। विच फोर्स कैन डू जीरो वर्क ऑलवेज, कौन सा फोर्स हमेशा जीरो वर्क करेगा? एक हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, तीसरा हम कहते हैं टेंशन फोर्स इन द सिंपल पेंडुलम एंड ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। ये सारे सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, टेंशन फोर्स इन द सिंपल पेंडुलम, ये सारे फोर्सेस हमेशा जीरो वर्क करते हैं। और ये क्यों हमेशा जीरो वर्क करते हैं? ये बात याद रखिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये बॉडी इस तरह डिस्प्लेस करी है, फोर्स इस तरह, एंगल 90 हो गई कि नहीं? फिर बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ। हर पॉइंट पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या होती है? 90। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में हर पॉइंट पे एंगल 90 होती है, तब वर्क किसके बराबर होगा? वर्क बराबर होगा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 हो, तो फिर हम कहते हैं वर्क एफ एस इंटू काज 90। ठीक, वर्क हो जाएगा एफ एस इंटू काज 90। तो ये हो जाएगा एफ एस और काज 90 किसके बराबर है? जीरो। वर्क डन इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि काज 90 हमेशा जीरो के बराबर है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और सिमिलरली टेंशन फोर्स ऑन द सिंपल पेंडुलम, ये सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है हॉरिजॉन्टली, और जो टेंशन फोर्स है सिंपल पेंडुलम में ये होता है वर्टिकल। तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ है और ये स्फेयर ऑसिलेट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, टेंशन फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली है, इसमें एंगल क्या हो गई? 90। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 है, तो इसमें वर्क कितना हुआ? जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क डन किसके बराबर है? एफ एस इंटू कास थीटा, कास 90 इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। या टेंशन फोर्स हमेशा स्फेयर के ऊपर कितना वर्क कर रहे हैं? जीरो। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमेशा वर्क उसका क्या होता है? जीरो। और सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज डू जीरो वर्क बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। या इस पे हम ये एमसीक्यू भी कर सकते हैं 90 एंगल के ऊपर, कि देखिए हम कहते हैं ना कि a man carry a bag of weight 100 न्यूटन, या हम कहते हैं 50 न्यूटन, carrying a bag of weight 50 न्यूटन by 10 meter. The work done by the man, इस मैन का इस बैग के ऊपर कितना वर्क होगा? मैन कैरी अ बैग ऑफ वेट 50 न्यूटन बाय 10 मीटर। ये मैन है ना, ये अपने साथ बैग को ले जाता है, बैग को कैरी करता है, अपने साथ बैग को हॉरिजॉन्टली ले जा रहे हैं। देखिए ये एक बैग है, इसका वेट है 50 न्यूटन। कितना? 50 न्यूटन। वेट किसे कहते हैं? वेट इस बैग का, जो अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स इस बैग के ऊपर है, इस बैग को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम वेट कहते हैं, बैग का वेट कहते हैं। तो ये वेट है 50 न्यूटन डाउनवर्ड। तो ये पर्सन जब अपने साथ इस बैग को ले जाता है ना, तो ये पर्सन इस बैग के ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, क्योंकि आप किसी भी चीज को अपने साथ ले जाते हैं ना, कैरी करते हैं, उस टाइम आप जो फोर्स लगाते हैं उस बॉडी के ऊपर, वो उसके वेट के बराबर लगाते हैं और ऊपर की तरफ लगाते हैं कि वो चीज ना गिरे, नीचे ना गिरे। इसलिए बैग के ऊपर जो फोर्स होता है ना पर्सन का, ऊपर की तरफ होता है। इस बैग के ऊपर पर्सन का फोर्स है ऊपर की तरफ 50 न्यूटन। क्योंकि इस बैग का वेट 50 न्यूटन है, इसलिए ये पर्सन भी 50 न्यूटन लगाएगा इस बैग के ऊपर उस वेट के बराबर कि ये बैग ना गिरे। तो पर्सन का फोर्स भी 15 हुआ, लेकिन पर्सन किस तरफ जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टली जाता है। पर्सन तो ग्राउंड के ऊपर जाते हैं हॉरिजॉन्टली, और वो अपने साथ बैग कैरी करता है। तो बैग पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, अपवर्ड की तरफ लगा रहे हैं, वेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो पर्सन फोर्स लगा रहे ऊपर की तरफ और वो बैग ले जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो फोर्स है वर्टिकली और पर्सन की डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टली। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल हो गई? 90। इस दौरान ये पर्सन कितना वर्क कर रहे हैं? ये जीरो वर्क कर रहे हैं। किस वजह से जीरो कर रहे हैं? क्योंकि पर्सन, जब भी कोई भी पर्सन अपने साथ
किसी चीज़ को ले जा रहे, बैग को ले जा रहे, कोई जो है ना वेट वाली चीज़ को ले जा रहे, किसी लोड को अपने साथ ले जा रहे, तो उस दौरान वो पर्सन क्या करते हैं, वो हमेशा जीरो वर्क करते हैं, क्योंकि पर्सन हमेशा हॉरिजॉन्टली मूव करता है और उसके वो जो फोर्स लगाते हैं किसी भी लोड के ऊपर हो तो ऊपर लगाता है, और पर्सन जा रहे हॉरिजॉन्टली, तो एंगल कितनी हो गई 90 बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे केसेस में वर्क क्या होगा, जीरो। हाँ, अगर पर्सन स्टेयर्स के ऊपर जो है ना ऊपर की तरफ जा रहे, पर्सन थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर तक वो जा रहे, ऊपर चढ़ रहा है, तब उसका वर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम वो मोशन भी कर रहे ऊपर और वो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा रहे, पर उस पर्सन का वर्क होगा। लेकिन ये कब किस केस में आप पर्सन का वेट मैन का जो है ना वर्क जीरो होगा, वर्क जीरो होगा जब वो कैरी करता है हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के ऊपर, पर्सन जा रहे ग्राउंड के ऊपर और अपने साथ किसी बैग को कैरी कर रहे हैं, तो बैग के ऊपर फोर्स लगा रहे ऊपर और पर्सन जा रहे हॉरिजॉन्टली, एंगल 90, वर्क डन बाय द पर्सन इज ऑलवेज जीरो। तो जीरो वर्क में जो है ना हमेशा क्या होता है, एंगल जो है ना बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये 90 होती है, तो हमेशा जीरो वर्क। नेट फोर्स जीरो हो, जीरो वर्क। अब बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो जीरो वर्क, और जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो जीरो वर्क। ठीक, लेट सपोज हम कहते हैं फोर्स कीप द काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ए फोर्स कीप द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी कांस्टेंट। एक फोर्स बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखती है। द वर्क डन बाय सच फोर्स, ऐसे फोर्स का वर्क क्या होगा, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और बोथ बी एंड सी पॉसिबल, बी और सी दोनों पॉसिबल है, जीरो। क्यों, कोई भी फोर्स बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रख के उसका वर्क हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो और बॉडी की मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो इन तीनों केसेस में फोर्स परपेंडिकुलर होगा मोशन के। फोर्स क्या होगा, मोशन के परपेंडिकुलर, मोशन इस तरफ होगा और फोर्स इस तरफ लगेगा, तो कितनी एंगल हो गई, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा, बॉडी फोर्स इस तरफ लगाएगा, कितनी एंगल हो गई 90, और वर्क डन 90 एंगल पे क्या है, cos 90 जीरो के बराबर है, वर्क डन 90 एंगल पे जीरो होता है। इसलिए जब ये तीनों कांस्टेंट हो तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ये तीनों तब कांस्टेंट हो सकते हैं जब फोर्स ना पैरेलल हो और ना एंटी पैरेलल हो। ये तीनों तब कांस्टेंट हो सकते हैं जब फोर्स क्या हो, परपेंडिकुलर। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मोमेंटम कांस्टेंट, मोमेंटम की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, फिर वर्क डन हमेशा जीरो ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जीरो वर्क, और कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अबाउट पावर। थैंक यू वेरी मच।